जी नाज़रीन, इलेक्शन 2024 की ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद कहते हैं। बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है, माजी के किस्से कहानियां भी सुनाए जा रहे हैं और कोशिश है कि थोड़ी सी कि आपको साथ साथ अपडेट करें कि लाहौर के हलकों से हमने ज़रा लाहौर से स्टार्ट लिया है क्योंकि इस वक्त हम लाहौर के अंदर मौजूद हैं और लाहौर डिवीज़न की बात कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। एक स्क्रीन पे बनाना सब हम ज़रा वो एक ग्राफिक्स अभी चलने लगे हैं, वो बताएंगे कि कितने यहाँ पे कैंडिडेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। लाहौर की बात अगर करते हैं तो पीपल्स PMLN के 22 इसमें कैंडिडेट है लाहौर डिवीजन की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी तकरीबन 22 इसमें कैंडिडेट्स मौजूद हैं। IPP के 3 यहाँ पे मौजूद हैं और जबकि इंडिपेंडेंट इस वक्त 423 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़ा क्योंकि सारी बात है, तख्ते लाहौर की हम हमेशा बात सुनते हैं, लाहौर किसका जिस और पंजाब किसका, अगर पंजाब जिसके साथ है तो वही हुकूमत बनाने में कामयाब होता है। तो देखते हैं कि पंजाब और खुसूसन अगर लाहौर से बड़ी सीट्स जीत जाती है कोई भी सियासी पार्टी तो फिर पता चलेगा कैसे वोट डले। जी आप बताएं, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है सफदर शाहीन पीरजादा साहब ने और बड़े नामवर वकील हैं और माशाल्लाह अभी कुछ दिन पहले तक बड़े लाइमलाइट में रहे। बिल्कुल बड़े अहम केसेस हमने देखे हैं खान साहब के जो हैं। अच्छा सर, एक बड़ा हाइपोथेसिस एक है सर, 423 आज़ाद उम्मीदवार हैं, 22 उनके। अगर पूरे पाकिस्तान में एक मैं वैसे आपसे पूछूं, आज़ाद जीत गए नून लीग से भी ज़्यादा तो क्या होगा? देखिए, आज़ाद का जो पार्टी एफिलिएशन तो वो उनका पर्सनल ट्रेट है। लीगली वो जिधर भी जाना चाहें आप उनको रोक नहीं सकते अनटिल अनलेस आप उनकी स्ट्रिंग्स इनविजिबली तरीके से। अगर वो कहते हैं हमने PTI में जाना है फिर क्या करेंगे? उनको नहीं रोक सकेंगे। अभी तो इलेक्शन कमिश्नर ने भी कह दी ना, आज़ाद उम्मीदवार अपने वज़ीर आज़म भी ला सकते हैं। yes, उन्होंने स्टेटमेंट दी। अगर बिलफर्ज सर आप PTI के जो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स हैं और एक इस वक्त रिजर्वेशंस लोगों के अंदर ये है कि हमने अगर उनको वोट दे दिया, कल को हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं देखेंगे और वो आज़ाद हैसियत बरकरार रख पाएंगे। और जो सलमान अकरम राजा साहब इस प्ली को लेके सुप्रीम कोर्ट गए और इलेक्शन कमीशन भी गए तो वहाँ तो फैसला महफूज हो गया। आपको क्या लग रहा है, क्या PTI बहसीत जमात रहेगी क्या? देखिए, अगर PTI बहसीत जमात ना रहनी होती तो हम 70s की सियासत देख लें कि भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, अदालती कत्ल जिसको कहते हैं, तो आज तक पीपल्स पार्टी नहीं मार सकी। ज़िया साहब का दौर होता है, कितनी एट्रोसिटीज़ कितनी ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई। तो देखें, पार्टी कभी नहीं मरती और कोई भी पार्टी छोटी या बड़ी। तो इस वक्त तो जो ग्राफ जिस लेवल पे PTI का जा रहा है या इंटरनेशनली जो इनकी रिकग्निशन है, पाकिस्तान में शायद हम उसको उस लेवल पे फील नहीं कर रहे। आप कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर उठा के देखें तो उनमें उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जितने सर्वेज आ रहे हैं तो अभी तक लोगों का इंक्लिनेशन उन्हीं की तरफ है। लेकिन हमारे जो लोकल एस्टेब्लिशमेंट है, पुलिस है, वो जो कर रही है वो भी सामने। अब उसको हम किस तरह रोक सकते हैं, हम रोज़ देखते हैं। और अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि तो अब तो वकला की भी शामत आ जाती है सम टाइम। अभी तो बड़ी तादाद में वकला मैदान में है। एक चीज़ तो ज़रा थोड़ी सी वो है ना, हम समझते थे कि वकीलों को कोई हाथ नहीं डाल सकता। तो ये तो आप मान लें कि शेर को सवा शेर है, तो तड़पते भी है, ये तो मान लेंगे ना। अगर आप इजाजत दें तो एक क्वेश्चन में पीरजादा साहब से देखें, लोगों ने जब नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए उस वक्त उस पार्टी का निशान बल्ला इंटैक्ट था, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने देखा कि उनके पेपर जमा हो गए उस बल्ले का निशान को खत्म कर दिया गया। इसी तरह आज़ाद अगर जीत जाते हैं, आज पार्टी अनलिस्टेड है, अगर आज़ाद ज्यादा जीत जाते हैं उनको देखते हुए पार्टी को डी लिस्ट कर दिया जाता है, फिर उनका क्या स्टेटस होगा? नहीं, वो डी लिस्ट जैसे अभी आसवा ने कहा है ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्टेटमेंट है, वो लॉ वही है कि 3 दिन अपनी हैसियत बरकरार रखनी वो अपनी नहीं। अगर वो PTI पार्टी को ही डीलिस्ट ये बात मैं ये पूछ रहा हूं, जिसमें सलमान अकरम राजा गए हुए हैं, वो पार्टी की लीगल पोजीशन अगर खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो कहां स्टैंड करते हैं? इस वक्त जितना उनके वो जो बल्ला निशान लेना था ले चुका, केस खत्म हो गया। किस बुनियाद पे आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? ठीक है, कि पार्टी को डी लिस्ट नहीं पार्टी हो सकती। पॉलिटिकल पार्टी का डी लिस्ट का कोई कानून नहीं है। 2017 का जो एक्ट है उसमें आर्टिकल 17A कर सकती है, आर्टिकल 17A इसमें ये कहता है क्लियर कट कि आप सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसकी तशरीह करनी है, इसकी तशरीह होनी है अभी। तो फिर है कि उसकी 3-4 मेन है, वो एक लंबा वो प्रोसेस है जिसका सुप्रीम कोर्ट, अच्छा इलेक्शन कमीशन खुद भी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट करेगी अगर करेगी पार्टी को। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला क्या महफूज किया? ये जो ये वाला स्टेटस है इसके अंदर जो सलमान अकरम राजा जिसमें गए हैं इसमें कि मुझे PTI का कैंडिडेट मेरे फॉर्म में साबित किया जाए और लिखा जाए कि मैं PTI का कैंडिडेट हूं और मैं उस पर इलेक्शन
रहा हूँ, वो इसमें इलेक्शन कमीशन गए और फैसला महफूज, आपको क्या लग रहा है क्या फैसला होगा? वो राजा साहब का जो पॉइंट है टेक्निकली दैट इज एब्सोल्युटली राइट, वो जो आपने फॉर्म में जाहिर बात है मेंशन करना राइट है कि उनका सिंबल लिया गया है। जैसे अभी आजम चौधरी साहब ने कहा पार्टी ब्लैक लिस्ट नहीं हुई, पार्टी एग्जिस्ट करती है और पार्टी का वहां पे कि मुझे उसका कंसिडर किया जाए, उनका बड़ा लेजिटिमेट क्लेम है, निशान नहीं दिया ना दे। साहब एक बात बताइए, अभी मलिक ने भी ब्रेक की खबर, नौशाद साहब ने भी, कि अब आने वाले दिनों में विद इन आवर्स 9 मई के केसेस जो हैं वो शुरू होंगे और वो बड़े सेंसिटिव और बड़े हसास हैं। अगर उसमें इमरान खान को साबित हो जाता है कि जी ये 9 मई में इन्वॉल्व थे और ये, तो क्या पीटीआई पे को कलअदम तंजीम करार दिया जा सकता है? अब देखिए कानून के मुताबिक तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिस दिन ये वाक़यात हुए सारा कुछ हुआ है तो चेयरमैन पीटीए तो उस वक्त अरेस्ट थे। अब अरेस्ट बंदे पे आप नहीं, वो छोड़ दें सर, वो छोड़ दें कि वो अरेस्ट थे या नहीं थे। ये डाल दी उन पे, तो बाकी पीछे क्या है भी आपने देख लिया ना सारा, वो छोड़ दें। जो आसान सा एक सवाल जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक्ट जिसको 2017 का एक्ट आपने बोला, हम तो लीगल बंदे नहीं, हमें ये बताया गया कि उसके मुताबिक 3 दिन के बाद आपने जिस पार्टी में जाना है उस साल, जब जिस तरह 2024 में उस पार्टी में आप जाएंगे जिनके पास निशान होगा। इसको जरा एक्सप्लेन कर दें, फिर आप राणे के सवाल के साथ। ये बात असल सवाल तो ये है कि मैं जीत जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ में जाना चाहता हूँ, कैन आई डू दैट, यस और नो? इस वक्त पार्टी में जा सकते लेकिन उनके पास निशान नहीं है, ये एनॉमली है। ये जो राजा साहब की पिटीशन है ना, उसमें ये एनॉमली क्लियर हो जाएगी। जो लीगल पिटीशन है, अच्छा वैसे वो क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है। हिस्ट्री में ये भी बन सकता है कि एक पार्टी का निशान बेनिशानी है, नहीं कोई निशानी का बेनिशान तो खैर नहीं होगा। जैसे सर नेमलेस हम एक पोएम पढ़ते निकल है ना, वो तो देखें इसकी तशरीह करनी है क्योंकि इस पे हमने बड़ी डिबेट्स की हैं, मुख्तलिफ लॉयर्स से हमने बात की है। हमारे यहाँ जो थर्ड वर्ल्ड की रियासतें होती हैं उनके आम तौर पे कानून की तशरीह ताकत के हिसाब से होती है, बस इससे ज्यादा ना। जाहिर बात है, चले आपसे ना तो मैं काजी फायजी साहब ने कैसी तशरीह की, बंदे का निशान ले लिया। ये असल पॉइंट जिस पे हमें डिस्कस करना चाहिए कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान वो दुनिया की रियासत पीछे जा रही है। 85 में चले गए, मलिक साहब हम 85 में चले गए। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं कि मैं डालने जाऊं, तुसी रह दो, तुसी डिस्कस करो। आप इस हकीकत को मानते हैं कि डाला आ जाएगा? देखिए हम 85 में चले गए, फिरते हैं हर जगह। अच्छा नहीं, लेकिन साहब हम 85 में चले गए, लेकिन मैं अनुशाद साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं ना इस बात पे सख्त प्रोटेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में सच बोलने वालों को डालों पे उठा लिया जाता है। मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बात करने की आजादी, आप मानेंगे नहीं। यानी आप ये बताना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये मुझे धमकी लगा चाह रहे हैं कि उसके बाद आके ये भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रॉब्लम पता क्या है, राणा साहब के लिए कॉम्प्लीमेंट करें ना, राणा साहब उसको भी शक की निगाह से देखो, या उनको यकीन नहीं है कि वो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, या भाई मैंने कहा सच बोलने वाले को डाला उठा के ले जाएगा। मैंने कहा जब तक उनको उठा के ले जाएगा मुझे यकीन नहीं आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट था कि आप सच बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा मुझे अपने उठाए जाने का खौफ है ना। अब ये तो फिर खौफ के साए तो आप ही। अच्छा ये बताएं कि लाहौर के जो हल्के हैं, कांटेदार मुकाबले तो एक तो हमने डॉक्टर साहिबा का कर लिया, जो लाहौर डिवीज़न है, क्योंकि मैंने देखा आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप पढ़ते वढ़ते हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो आपने को 3 सफ़ों के तो नोट्स ही लिखे हुए थे, तो इतने तो मैंने कभी एमए की तैयारी में नहीं किए थे। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो लाहौर डिवीज़न है, अगर फ़र्ज़ करें कि पीटीआई माइनस ही हो जाती है जैसे हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि नून लीग क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में है। देखिए पहले लाहौर की बात करता हूँ, उसकी वजह एक हल्के का चॉइस हमने बता दिया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग उसके अंदर वो कंटेस्ट है, क्योंकि जो ज़हीर अब्बास है ना वो डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। एक हल्का है जो ऑन चौधरी साहब का, अब जो ऑन चौधरी साहब का हल्का ना 128, वहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हमने जो ट्रेंड बाई इलेक्शंस में देखा था उसको देखें, और जो हम बाहर फिरते हैं जब हम बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि टर्न कोर्ट्स के खिलाफ जो है ना, दो जो मेजर चीज़ें हैं। एक ये कि टर्न कोर्ट के खिलाफ जिस पार्टी से टर्न करके आ रहा है उसकी भी मुखालफत है, जिस पार्टी ने उसको सपोर्ट करना है वहां पर भी लोग वोट डालने को तैयार नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिफेक्ट करके आने वाला जो है उसको नून लीग सपोर्ट करेगी, तो ये दोनों पार्टियां इसको कबूल नहीं करती, उनके वर्कर्स नहीं कबूल करते। ये एक मेजर प्रॉब्लम है।
एक जो हल्का है जिसकी बात की जा रही थी ख्वाजा साद रफीक साहब वाला, वहाँ पे थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि उनका हल्का जो है उसके अंदर थोड़ी सी डिवाइड हुई थी और ज़्यादा हल्का वो था, मलिक साहब ने भी बताया कि जिसमें DHA आता है या वो एरियाज़ हैं जो पोस्ट लोकेलिटीज़ हैं, तो पोस्ट लोकेलिटीज़ के अंदर उनका ज़रा, क्योंकि वो पहले जीतते आए थे जो पोस्ट लोकेलिटीज़ की सराउंडिंग में है जिसको हम अपसेट हो सकता है, हाँ जो हम हो सकता है, लेकिन अभी मैंने जोइसा से बात कर रहा था कि मुझे अभी इतला मिली, ये कल मैंने थोड़ी सी इसको प्रॉब कर लिया हुआ था, तो वहाँ इतला मिली कि कुछ थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन बनी है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने वहाँ कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया है, कुछ होता है ना जो मूवर चेकर्स टाइप होते हैं, वो जो पोश इलाके सर में समझ नहीं आजम तारे वाला तो नहीं मिलाया जैसे कि लोगों को ऐसे किए जा रहे हैं इस तरह से। मैं ना वहाँ का रिहायशी हूँ, वहाँ पे मैं एक लाहौर की मलिक में सिर्फ एक जुमला ये कि ये आप उस इलाके के और पोश इलाका है, वहाँ पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखे लोग वोट देते हुए डरते हैं नवाज शरीफ को। जो पाकिस्तान का वोटिंग ट्रेंड है ना, वो जो जिसको इंग्लिश आती है, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, जिसने A लेवल किया, जिसने O लेवल किया, वो तो सीधा सीधा PTA के साथ है। जो मुझे पढ़ा लिखा तबका ना, इसका मतलब पढ़ा लिखा तबका, मगर इस मुल्क में मेजॉरिटी जो है मेरे से अनपढ़ों की। आप तो सर टीचर नहीं हैं, आप ऐसे नहीं, आप टीचर रहे हैं उस्ताद हैं। जहाँ पे मैंने देखा ना, मतलब खोसा है ना यहाँ पे वकील साहब, मैं उस इलाके में मैंने देखा जहाँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ खोसे की मैंने सुना है। मगर जहाँ पे मैंने देखा है जहाँ पाकिस्तान शुरू हो जाता है कि आज आटा है तो बिजली नहीं, बिजली है तो पानी नहीं, पानी है तो दोवें चीज़ां नहीं, मियाँ तो बीवी नहीं, बीवी तो मियाँ नहीं, तो बच्चे नहीं, वो जो जहाँ वो पाकिस्तान शुरू होता है ना, वहाँ मैंने देखा है वहाँ पे अपना नून की आवाज आती है। अच्छा, आपको आवाज आ रही है? नहीं, तकलीफ वाली आवाज आती है, कैसी आवाज आती है? एक बड़ा तकलीफ वाली आवाज तो आपकी निकल रही है। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या डेलिबरेटली तालीम से महरूम रखा गया? एग्जैक्टली, कि वो अब बिजली पानी से महरूम रखा गया। अब हम अपनी होश के अगर 35-40 साल को अगर सामने रखते हैं तो हम तो इन्हीं को यहाँ पे हुकूमत करते हुए देख रहे हैं। 3.5 साल के लिए हमें गिफ्ट मिला था वो उस्मान बुज़दार की सूरत में, वो भी उन्होंने इंतहा कर दी। अब बात ये है कि अगर इन्होंने तालीम वहाँ पे उसको स्ट्रेंथन किया होता, जो एजुकेशनल हमारे इंस्टीट्यूट्स है जो गवर्नमेंट सेक्टर की, तो आज लोगों का ये हाल ना होता, आज सारी यूथ बराबर होती। आज मियाँ साहब ने फैसलाबाद में जो खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरांवाला में कहा ये वाली यूथ है, वो मम्मी डैडी यूथ नहीं है। अच्छा। वो पढ़े लिखे तबके को मम्मी डैडी करार दे रहे हैं और जिसको तालीम से महरूम रखा है डेलिबरेटली उसको अपनी यूथ करार दे रहे हैं। सही। अब उसके जिम्मेदार तो वही है। अब ये जो मलिक साहब कह रहे हैं कि वहां जहां पाकिस्तान शुरू होता है, इट्स मीन कि पाकिस्तान वहां से शुरू होता है जहां से तालीम से महरूमी है, जहां पे सेहत से महरूम रखा गया लोगों को, जहां पे रोजगार से महरूम रखा गया, वो पाकिस्तान है। मियां साहब हमें उसी पाकिस्तान में लेके जाना चाह रहे हैं। उनको मम्मी डैडी बच्चों को कहते हैं, वो सारा महरूम रखा गया और उसके बाद भी वोट पड़ेगा। नहीं, मैं मेरी केसेस पे जरा मैं केसेस की तरफ तो आ रहा हूँ, लेकिन मैं उससे पहले जो चीज मलिक ने कही कि जहाँ रोटी और भूख है वहाँ पे, इसका मतलब एक तो चीज क्लियर हो गई कि हम लोगों के ज़मीर खरीदने के एक्सपर्ट हैं। सही, ठीक है। और वहाँ पे वो चूंकि भूख है तो हम बिरयानी की प्लेटें और कीमे वाले नाम दे के उनकी मजबूरी खरीद सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इससे बड़ी क्या बदकिस्मती होगी इस मुल्क की कि एक शख्स 3 बार वजीर आजम रहा, 1981 से इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे आया, 7 दफा दोनों भाई वजीर आला रहे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के, एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहां वो अपना इलाज करा सके, और उसके लिए भी उन्हें बाहर भागना जाना पड़ता है। ठीक है, फिर कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि आपको तो फख्र करना चाहिए यार कि आपके पास तालीम याफ्ता तबका है, आप उनको कह रहे हैं मम्मी डैडी क्लास। क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? क्या वो 24 करोड़ लोगों का हिस्सा नहीं? क्या आईने पाकिस्तान उन्हें तस्लीम नहीं करता? आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं? मम्मी डैडी हिस्सा नहीं है, यानी जो आप तस्लीम नहीं करेगा मम्मी डैडी कहने से क्या, मम्मी डैडी कहने से क्या है? सोशल मीडिया आपने बाकी डिबेट करके फजूल किस्म की अपनी इंटरप्रिटेशन बना ली। एक तरफ आप मम्मी डैडी कह रहे हैं, दूसरी तरफ भाई मम्मी डैडी करने से इंडियन हो गए, इधर बात करें पाकिस्तानी मम्मी डैडी की बात हो रही ना, बात करें। ठीक है, आपको चॉइस आपने लगा दिया, आप उसके ऊपर अपनी को डेफिनेशन सर सुन लेना, कौवा चला हंस की चाल। एक तरफ आप उन्हें कहते हैं ये सोशल मीडिया वाले, और तुसी आप भी ट्विटर दे होते तस्वीरां दो किन कैमरे वो आपको बना रहे हैं और कहते हैं मुस्कुराइए। अच्छा, बड़ा प्यारा दिखा रहे हो, बड़ा दिखाइए भाई, आप अपनी उस पे जो तुम्हारी अंदर हैसियत है भाई। एक मिनट, आप कौन होते हैं किसी की हैसियत तय करने वाले? ये क्या तरीकेकार है कि ये हैसियत, ये तरीका तजिया करने का? आप यहाँ बैठ के तो किसी को इस तरीके से बात करते हैं।
ये नहीं होता भाई, तजिया करना प्रॉपर तरीके से करें। ये क्या तरीके का तजिया करने का? चले मुझे मतलब ये क्या बात हुई? आप जी वो ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते, वो ट्विटर इस्तेमाल करता है, ये क्या है? ये क्या बात हुई? आप बात तरीके से करें यार। कहां से आ गए? नून का सोशल मीडिया वीक है, सोशल मीडिया वाले हैं, ये प्राउड है, वो तो इस तरह की बात। ये क्या बात हुई? शाह साहब के इस गुस्से पे ना मलिक सब अच्छा मैं जुमला कहता हूं, वो कहते हैं नहीं मतलब शाह साहब बड़े गुस्से हो गए नहीं यार, वो कहते हैं कि उनको सुन लेना सर, उनको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। मुझे आपकी सादगी पे बड़े हंसी आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके अंदर से कुछ 44 मरियम निकल आई है। आपने से हमजा निकल आया बाहर, हमजा की बात नहीं है शाह साहब, ये पढ़ा लिखा क्राउड है जो आप वोट देने के लिए पहले नहीं आते थे। हम अगर सारे आपस में बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी। एक मेरा इतराज है, मैं मम्मी डैडी ऐसे अल्फाज मेरे नहीं, मगर मैं एक बात जरूर करूंगा, ये जो सोशल मीडिया एक्टिव पॉलिटिशियन है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा भुट्टो का दौर देखा है, ये है हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से फेसबुक पे बस। और यार मुझे आप बता दो, जितना ये पॉपुलर आदमी है बानी चेयरमैन, टगे टगे के ASI ने उसकी अपना FIR नहीं की, गोलियां दिखाता फिरता कि मुझे गोलियां लागी फेसबुक पे भरा हम ना बात है। लेट मी फिनिश। मेरा सवाल ये है कि अल्टीमेटली जो आप अपर क्लास से या लोअर क्लास से हैं, आपको पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे गुस्सा नहीं निकालना पड़ेगा। पीटर साहब आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान मेरी राय में दुनिया का वो मुल्क है जो अपने सारे फैसले अदालतों से करा रहा है। हमने एक वजीर आजम भी वोट से नहीं निकाला, हमने सारे वजीर आजम अदालतों से निकाले। आप क्योंकि उस निजाम का हिस्सा मुझे बताएं। नहीं अभी निकाला है, तरीके अदब एतमाद नहीं मेंशन करके जाए, फिर बात करें। नाहल अदालत लेकिन वो भी उसमें रात अदालत खुली थी, अदालत खुली थी। नहीं ये भी तशरीह अदालत खुली थी, उन्होंने आपको रास्ता फराहम किया था कि आप अदम एतमाद लाए, आप में दम खम नहीं था, अदालत ना खुलती तो रूलिंग आप पूरी बात। अच्छा जी, मैं थोड़ा देर बदल मेरा आपसे बिल्कुल सादा सवाल है, वो ये सवाल है कि दुनिया में ये किस किस्म का सियासी निज़ाम है जहाँ पे सारे फैसले अदालतों में होते हैं। और सॉरी टू से दैट, मुझे अब ज़्यादा ये लगता है कि मैं वकील ज़्यादा हूँ, जर्नलिस्ट कम हूँ। क्या फिर वी आर रॉन्ग? ये बताएं सर। असल में जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, वो हमारी जिसे कहते हैं ना कि शीरखार बच्चा उसी एज से आज तक नहीं निकल सकी। उसके ना निकलने की वजह ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें मैच्योरिटी कोई नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी में मैच्योरिटी कोई नहीं है, हमारे डेमोक्रेसी के जो मेन पिलर्स हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो बेड रॉक है, वो पूरा नहीं है। जिसने डेमोक्रेसी का सिस्टम ईजाद किया उसने कहा था कि आपका अपर से जो क्लास है ना, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास प्लस एजुकेशन जो है ना 90% होनी चाहिए, आपने डेमोक्रेसी चलानी है। आपके यहाँ वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता तो मुझे नहीं पंगा लेना चाहिए कि मैंने किसी बिल्डिंग में घुसना, मुझे बाहर बैठ जाना चाहिए। जिम्मेदार कौन है? मेरी सुन लेना। अब हमने सिस्टम तो किसी को देखा देखी लगा लिया है, वही सिस्टम। अब उस सिस्टम को हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। अब एक बंदे को अगर वो शूट करता है तो 10 को नहीं शूट करता, अगर 10 को शूट करता है तो उनमें से 8 बाद में भाग जाते हैं कि नहीं हमारे ये एक इंटरेस्ट को केटर नहीं कर रहा। और हमारे सारे मामला जैसे आपने कहा है, अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि जब हम टीवी पे बैठते हैं, किसी को उठा के देख लें, किसी भी बंदे को, इर्रिस्पेक्टिव वो कितना बड़ा लॉ ब्रेकर है, इर्रिस्पेक्टिव को डेमोक्रेसी का कितना बड़ा दुश्मन है, इर्रिस्पेक्टिव के ह्यूमन राइट्स का कितना बड़ा दुश्मन है, वो टीवी पे बैठ के पूरी जो है ना फुल थ्रोटल के साथ तकरीर करेगा। जब अमल आएगा तो वो कहेगा कि नहीं ये तो मैडम कर लें, चौधरी साहब कर लें, आप कर लें, हम ना करें। और मुझे बताइए, मैं खत्म करने लगा, सिर्फ 30 सेकंड मैं कह रहा हूँ। अब मैं जुडिशरी पे बात करना चाह रहा हूँ मैडम, जुडिशरी पे बात ये कि अभी एक रिसेंटली एक और जज का भी इस्तीफा है और उसमें उनकी जो ऑडियो है, अगर कोई मुआशरा थोड़ा सा भी शर्म रखता हो तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि एक सिटिंग जज ये कह रहा है कि जो हमारे जज हैं वो इंसाफ नहीं कर सकते, वो बिके हुए हैं, वो बिकाऊ माल हैं। तो ऐसी जुडिशरी से जो फैसले आ रहे हैं, कोई हैरान कौन है? देखिए सारे एलिमेंट हैं और ये बिटर रियलिटी है, इस पे मैं अब क्या कमेंट करूं। अभी अब भट्टो साहब का केस खुला है। अब जैसे अभी चौधरी ताहिर भाई ने कहा कि यहाँ पे तो हर किस्म का आपको डिसीजन मिल जाती है मादरत के साथ, कि यहाँ एक स्लॉट आती है जजेस की, वो कहती है ये चीज़ ठीक है, दूसरी स्लॉट आती है कहती है ये चीज़ ठीक है। और नतीजा ये है कि हमारा जो लेवल है वो इंटरनेशनली गिरता जा रहा है। जब जिस तरह अब हमारा जो इस पे कई दफ़ा बात भी हुई है
कि हमारा जो एलिवेशन का तरीक़ेकार है उस पर भी बड़े इफ्स एंड बट्स हैं कि किसको किस तरह करना है, उसको कोई वहाँ पे प्रॉपर तरीक़ेकार नहीं। आपके पास मैजिस्ट्रेसी भर्ती करने की एक तरीक़ेकार है, सिविल जज भर्ती करने का एक तरीक़ेकार है, एसी भर्ती करने का तरीक़ेकार है, इस तरह मोस्टली जो है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस की एलिवेशन का तरीके जो है वो हमेशा ही आज तक जब से चला हुआ है उस पर वो डिस्प्यूटेड है। फिर सही बात है, फैसले भी इसी तरह के आते हैं, आप सहूलतकार बन जाते हैं ना, जो भी आपसे सहूलतकारी चाहता है तो फिर अपनी मर्जी के फैसले दिलवाए भी जाते हैं। जो सब जो भी बात हो रही थी कि आपने कहा ना बड़े तरीके से आई थी, कानूनी आईनी तरीके, तहरीके अदम एतमाद, उस रात अगर अदालत ना खुलती तो स्पीकर की रूलिंग वैलिड थी, स्पीकर को ये आइन इख्तियार देता है। तो आप जब अदालत पार्लियामान के अंदर घुसेगी और आप प्रिजनर्स वैन पहुंचा दें सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अदालतों की लाइटें ऑन हो जाएं, जजेस आके कुर्सियां संभाल लें, भाई आपका काम नहीं है, ये पार्लियामान का काम है। स्पीकर रूलिंग आइंदा तो फिर स्पीकर 10 पर सोचेगा रूलिंग देने के लिए। अभी क्योंकि आप आर्टिकल 6 भी उन पर लगाने जा रहे हैं, कासिम सूरी की मैं बात करें, इस पर क्या कहेंगे आप? कासिम सूरी पे आर्टिकल 6 लगने जा रहा है। वो आपने वो वासक का एक उनका कन्फेशन स्टेटमेंट भी देखा होगा, वो लाल हवेली के हवाले से। जब आप पॉलिटिशियंस के ऊपर इस किस्म का आपने एक दबाव डाला और पॉलिटिशियंस को इतना घेरा, देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर माजी के अंदर इसी तरह जुडिशरी के जरिए जजों अपने प्राइम मिनिस्टर्स को निकाला गया, हुकूमतें तोड़ी गई, कभी प्रेसिडेंट्स जो है ना उन्होंने अपना रोल प्ले किया, कभी जुडिशरी ने किया। ये इस दफ़ा जो जिसको अभी निशाद साहब कह रहे हैं कि ये एक जमहूरी अमल था और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके पीछे भी आप देखें कि वो तमाम जमातें जो पीडीएम की जमातें थी वो उस जमहूरी अमल को किसके इशारे पे वो पूरा वो अमल अदा कर रही थी। दूसरा, आपने दुरुस्त उस निशानदेही की, उस रात अगर अदालत ना खुलती तो ये वाला जो नाम नहाद जमहूरी अमल था ये नहीं हो सकता। पीरज़ादा साहब एक सवाल और ये इसी रेफरेंस में कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने असमा ये करार दिया कि जी जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है और उसमें जो कुछ होगा उसे चैलेंज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा है कि अगर कोई खिलाफ आइन कानून बनता है तो हम उसको जायजा ले, लेकिन उन्होंने गेंद पार्लियामेंट के डाल दी कि जी जो ये करते हैं ठीक है, और उसको फिर उन्होंने इंडोर्स किया। जो 4 अरकान पार्लियामेंट ने जाते हुए जल्दी कानून साजी की, उसको भी उन्होंने ओके किया। तो फिर सर जब कासिम सूरी पार्लियामेंट का स्पीकर के तौर पे कोई वो रूलिंग देता है तो ये कौन सा साइंस, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो गद्दार है, उसकी पार्लियामेंट जो है गद्दार थी तो उसकी वो सही नहीं है तो अब वालों की ठीक है, तो ये कैसे फैसला सर जुडिशरी करती है? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, और इस पे कोई पिछले साल डेढ़ में काफ़ी उस वक्त टॉक शोज में आता था, पिछले 5-6 माह से बहुत कम कर दिया। नहीं वो भी कहता था कि डर पे गए कि मैं डरता हूँ, मैं किससे डर रहे? कोई कॉल तो नहीं आई आपको? किससे डर रहे? अगर आप डर रहे तो फिर हम तो मर गए हैं। मैं तो मान रहा हूँ, मैं डरता हूँ। अच्छा मान लिया आपने? मैं मान लिया, मैं मान लेना ही बेहतरी है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। मलिक साहब सुन रहे हैं? मेरे बच्चे बड़े ने, मैं भी डरता हूं। अच्छा आप भी डरते हैं, इसलिए आप न्यूट्रल हो गए। आप डिस्कशन में यार न्यूट्रल हो गए हैं। देखिए जर्नलिस्ट न्यूट्रल होता है बायदा, इसमें कोई तमाम जजमेंट्स आए। अच्छा वैसे तो मलक जो कह रहा है, जो ये कह रहे हैं ना पीरज़ादा साहब, मलक वही कहता है, ये जरा सॉफ्टन और जरा लपेट के कह देता है, कहता वही बड़े हैं ना इसलिए। जी पीरज़ादा साहब, तो पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, ऐसी कोई भी जजमेंट नहीं है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को हमने अंडरमाइन कर दिया है। लेकिन वहाँ पे एक अथॉरिटी है जुडिशियल रिव्यू की, कि किसी भी लॉ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देख सकती है कि इसको जुडिशियल प्रिंसिपल जो हैं, बेसिक प्रिंसिपल जो आइन का जो स्केलेटन जिसको ढांचा कहते हैं, उसके किसी आर्टिकल के साथ वायोलेट तो नहीं करता, उसके किसी आइन के आर्टिकल से कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है। देखिए आइन को देख सकते हैं ना, लॉस को देख सकता है, रूलिंग्स को नहीं देख सकता। ये तो स्पीकर जो रूलिंग देता है उसका अपना एक सवाबदीद है, उसका इख्तियार है और आइन उसको इजाजत नहीं। कल को स्पीकर रूलिंग देते हैं, देखिए फलां के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं, कोई भी क्रिमिनल है, और माजी में होता रहा है, जावेद हाशमी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, शहबाज के हुए प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी, वो रूलिंग देते हैं, देन वो जारी भी, बिकॉज हमने इतने अरसा पार्लियामान को कवर किया। लेकिन अगर स्पीकर को रूलिंग देता है और उसको ओवररूल करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, रूलिंग अगर आइन से निकल रही होगी, ये जज तय करेगा ना, ये कानून इंटरप्रेट करना उसने करना। उसमें आर्टिकल 67, 68 और 69 जो है वो 3 आर्टिकल है, उसमें
जो है ना डिवीजन ऑफ पावर्स है कि मुकन्ना यानी पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव ये अपने अपने दायरा हदूद जो है ना उनमें रहेंगे। लेकिन वो हदूद जब कोई किसी भी तरीके से इन्फ्रिंज की जाती है, वो जो आर्टिकल है वो बताते खुद एक बड़ा वेग आर्टिकल है फ्रैंकली स्पीकिंग। वहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ इरेगुलरिटी नहीं चैलेंज की सकती। इलीगैलिटी जहाँ आएगी वो चैलेंज की सकती है। इरेगुलरिटी की अगर बात करते हैं तो फिर नहीं चैलेंज की जा सकती। अगर आपको याद होगा कि जब पंजाब असेंबली में काउंटिंग गलत हुई तो उस दिन रात को जो पिटीशन की थी वो मैं और आमिर राना साहब ने हमने पिटीशन की थी और वो पिटीशन हमारी अलाउ हुई थी तीसरे दिन, और उस पर तकरीबन पाकिस्तान का तमाम लॉज, अमेरिका का, इंडिया की बड़ी अच्छी जजमेंट्स हैं इस हवाले से, वो हमने सारी पेश की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया था। यहाँ पे ये बात क्लियर है कि जो रेजोल्यूशन या कोई भी ऐसा डिसीजन जो आइन से किसी भी आर्टिकल से, जैसे सर ने भी कहा, कि मुतसादम होगा उसको देखा जा सकेगा। ठीक है। और अच्छा, वो खुद नोटिस लेंगे देखने के लिए, या उनके लिए भी अदालत में किसी को जाना पड़ेगा कि जी ये काम ऐसा हुआ है तो जरा इस पे नहीं, रूटीन में तो यही है। आज खुद नोटिस के जो अगर आप अपनी हिस्ट्री देखें ना 76 ईयर्स थी, तो उसमें 2 ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इसको बहुत लेविशली यूज़ किया है। उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब और मियां साकिब निसार साहब। उसके बाद उसके अलावा जितने भी चीफ जस्टिस आए ना, दे ऑलवेज डेमॉन्स्ट्रेटेड अ रेस्ट्रेन कि हमने इस लिमिट तक आगे नहीं जाना। अच्छा, और मेरे ख्याल में उस रेस्ट्रेन के साथ जुडिशरी की रिस्पेक्ट में इजाफा हुआ था। लेकिन यहाँ सब मुमकिन है, पाकिस्तान की सियासत में देखें और जमहूरियत में हर चीज मुमकिन है। एंड सॉल्यूशन इसी पे आता है कि हर चीज मुमकिन है। ये जो पिछले कुछ दिनों से जुडिशरी का इशू चल रहा है, साकिब निसार से होता हुआ और ये सारा यहाँ तक पहुँचा, ये जो जजेस के इस्तीफे आ रहे और जजेस ब्रदर्स जो हैं जिस तरह के इकदाम कर रहे हैं, तो अब समझते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ काजी साहब का। हालांकि मैंने तो पढ़ा था कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, लेकिन मैंने देखा कि मियाँ बीवी राज़ी भी हो तो काजी अगर राज़ी नहीं है तो फिर वो उस पर हाथ लग जाती है। तो ये काजी साहब इस सारे मामला को डील कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि काजी उस वक्त बीच में आ जाता है जब आप मोहल्ले के अंदर कोई काम डाल दें, जब शोर डालें, 3-4 बंदे इकट्ठे हो जाएं, फिर वो कोई ना कोई बंदा को केस ले जाए, काजी को इन्वॉल्व कर ले तो फिर काजी इन्वॉल्व हो जाता है। अदरवाइज आपकी माशाल्लाह शादी चल रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी काजी ने आपको बुलाया नहीं है, चल रहा है सिस्टम। लेकिन आप दूसरी शादी करें ना तो इद्दत का सर्टिफिकेट जरूर लीजिएगा। नहीं, मैं सारे सर्टिफिकेट लेकर रखूंगा। मैं तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन, निकाह का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, इद्दत के सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत पड़ेगी। आप फिक्र ना करें, सारे मैं बर्थ सर्टिफिकेट भी अपने पास रखूंगा। करवाना चाह रहा हूं, इनकी ख्वाहिशें नहीं करवाना चाह रहा। मुझे तो डाला उठा के ले जाए ना ले जाए, इनको मेरी भाभी जरूर उठा के लेके जाए, कोई फर्क नहीं, पता चल जाएगा, पता जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आप मेरी परेशानी क्यों ले रहे हैं? आप मेरे परेशान ना हो, मेरे बिहाफ पे भी तैयारी कर रखी है। अल्लाह आपका भला करे। यू एंड मार्क हो गया ना, राना है ट्रांसमिशन से एक अच्छी खबर आ गई भाई, वो तैयार है, सब तैयार है। मैं 10 के आया था, राना ने यही काम करने ने। सो बात यह है कि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं। मैं किसी काम को करने से पहले ये सोचता हूं कि ये खिलाफ कानून है कि नहीं है। अब बात लोग होते हैं वो बस अपनी रूटीन के अंदर चलते हैं। मैं बहुत सारे जिंदगी के काम है जिनको मैं सोचता हूँ कि ये इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। देखिए बात क्या है, बात ये है, जुडिशरी के अंदर फ़र्ज़ करें कि कल कोई चीज़ गलत हुई थी या सेशन लेवल पे या निचली अदालतों में कोई चीज़ गलत होती है, उसके रेमेडियल एरियाज़ हैं आपके पास, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आला अदालतें मौजूद हैं। ऐसा भी है कि आला अदालतों में भी मामला जो हैं वो कभी ऊपर हुए कभी नीचे हुए, उसको तस्लीम नहीं किया गया, उन फैसलों को भी तस्लीम नहीं किया, तनकीद की गई, आज भी की जा रही है। लेकिन देखिए, हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस इसको कहते हैं। चल 75 साल हो गए हमें चलते चलते, अभी इस प्रोसेस से 75 साल हो गए, अब कब निकलेंगे इस प्रोसेस से बाहर? ये तो हम अपने गिरबान झांक के हमें सोचना चाहिए ना कि 75 साल में हम इंसान नहीं बन रहे, तो हमें बन जाना चाहिए। नहीं, मैं बनाया नहीं गया ना, इस तरह तो ना करें। मैंने तो अपने को इंसान नहीं बनाना, मैंने सड़कें नहीं बनानी, मैंने स्कूल नहीं बनाने, ये जो आप डार्क एज की बात कर रहे हैं कि मैंने अपने को ठीक करना है, रियासत का क्या काम है? डार्क के इसकी बात है कि तुम जदीद दौर में रियासत में ठीक करना, आप जदीद दौर में इंसान ने खुद ठीक करना है। आप उनकी बात कर रहे हैं, मैंने रियासत को कसम दिया है, जो आम आदमी कैसे करे, उसे तो वोट ही नहीं डालने दे रहे आप। मलिक साहब ने रियासत से बात कर, यार ये पाकिस्तान का आइन है, पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी में एक एग्रीमेंट हो गया, मैंने सिटीजन हूं, मैंने रियासत को दे दिए पैसे टैक्स, अब तुम मुझे तालीम दो,
तुम मुझे सेहत दो, मेरे बच्चे की हिफाजत करो, मुझे सिक्योरिटी दो, मुझे अमनो मान दो, ये सारी रियासत की जिम्मेदारी है। या तबलीग बंद कर दो अपने आप को ठीक करना। लेकिन रियासत अगर खुद ही पार्टी बन जाए, अगर रियासत नहीं करती तो फिर मेरा क्या काम है? उसके सारे इदारे हैं और उसके इदारे अगर पार्टी बन जाए तो फिर रियासत का क्या रोल है, मुझे ये बता दें। रियासत का रोल मैंने सारा कुछ चलती है, इदारों को साथ लेके, अवाम को साथ लेके चलती है सारी। कि अगर रियासत को मान ले के वो माँ है, ठीक है, तो क्या ये जो पीटीआई के लोगों को निकाल दिए इस सिस्टम से, ये क्या ईदी के झूले में से मिले इसे? अच्छा, वो माँ जी पैसे भी लेंदी है, टैक्स लेंदी है, खाली माँ माना करो। लेकिन तो अगर माँ वो डंडा उठा लेती है, तगड़े पैसे लेंदी है, रियासत डंडा उठा लेती है, उसने फैसला कर लिया ये वाले क्या माल रोड पे रखे किसी झूले से मिले? नहीं, रियासत ने डंडा उठा लिया तो सिर्फ पेट्रोल से इस माँ ने सिर्फ पेट्रोल से 940 अरब रुपए मेरे से खोए हैं। बिजली पे मैं बिजली पे नहीं आ रहा, बिजली पे ये मेरे से 70-75 रुपए का यूनिट मेरी माँ देती है, और जो कि किसी जमाने में 2 रुपए का था। अगर मैं पानी से बनाता ना, ये रियासत जिसको पता होना चाहिए था कि इसके पास अल्लाह ताला ने इतना बड़ा 24,000 से हमारा सिंध दरिया आता है, 1 रुपए का यूनिट इसने मुझे 70 रुपए का दिया है, तो मेरी माँ ने सोचा ही नहीं कि यार मैं बिजली पानी की बजाय अपना इन्होंने पेट्रोल से बना दी। तो के बेटे ये जो शाह हुसैन साहब है ना, सिंसियर नहीं है, तो फिर रियासत जिम्मेदार है कि मैं रियासत का जो हाल है वो तो आपके सामने है। माँ के कुछ बेटे ऐसे हैं जो बाकियों को खाना चाह रहे हैं, जो कहते हैं इनको वैसे ही खा लें। जैसे आप देखिए ना, अगर आप मेरे से ज़्यादा आपने तारीख पढ़ी है तो कहते हैं सांप जो है वो कुछ टाइम के बाद अपने बच्चों को खाना शुरू कर दिया। जो फीमेल सांप है वो कहती है कि ये जो बच्चे हैं जो भाग सकते हैं, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कानून पे चलती है। वो नेट जियो पे इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं। जो बच्चे कल को बोझ बनने सोसाइटी पे खा जाती है। शायद लगता है इस वक्त माँ ने या रियासत 76 साल बाद देखें कि ये बच्चे कल को बोझ बन सकते हैं, लगी है। बड़ी प्यारी माँ है। 3 करोड़ मेरा बच्चा जो है सड़कों पे छोड़ा। उन्होंने देखो, उन्होंने बहुत अच्छा, मेरा लास्ट सवाल, मेरा आपसे लास्ट सवाल, मैं अगर ये समझता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग बड़े मासूम हैं, वो समझते हैं कि वो फूक आ गई और इकट्ठी हो जाओ, हमदर्दी ले, बस आप वोट डाल दें, वोट डाल दें, सुबह दोपहर से वोट डाल दें। हमने बड़े वोट डाल दिए, दुनिया की तारीफ बन गई, सारे आजाद हो गया। लीगली दे विल बी पार्ट ऑफ पीटीआई और नॉट? बस पावर में आ सके। उनसे सर देखें, उनसे सिर्फ उनका निशान जो है वो अदालत ने कहा कि नहीं यूज कर सकते। पार्टी इज इंटैक्ट, पार्टी इज देयर। और जैसे मैंने पहले कहा, असमा ने भी सवाल किया था कि भी राजा साहब गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो बात मैं कर रही हूँ टेक्निकल है। पार्टी एक अलग चीज़ है, सिंबल एक अलग है। पार्टी बेड रॉक है, सिंबल उसका एक पार्ट है, लीगल एग्जिस्टेंस है। पार्टी एक लीगल एग्जिस्टेंस है। आप पार्टी को सू कर सकते, पार्टी आपको सू कर सकती है। पर एक लीगल है, जैसे आपका एक बायोलॉजिकल या एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, एक आपका लीगल स्ट्रक्चर है। आप और मैं खुदा न खास्ता जब तक हयात हैं तो दोनों स्टेटस हमारे पास हैं। अगर आपके नाम से एक लीगल कंपनी भी है तो वो कंपनी का स्टेटस आपसे अलग है, वो लीगल है। वो ज़रूरी नहीं है कि मलक साहब के नाम से वो मलक साहब को सू करेंगे तो कंपनी सू कर देगी। नो डाउट एट ऑल। अच्छा, जरा हम इलेक्शंस पे भी आ जाए ना, थोड़ा सा हम लोगों को और मजीद अपडेट करते रहेंगे। इस पे एक छोटी सी चीज़ मैं चाह रहा था कि जिस तरह ये भी बात हुई इद्दत वाले केस पे, तो इसमें सूरह बकरा आयत प्रोबेबली 226 है कि अत्तलाक़ मर्रतैन फमिसाकुम बिल मारूफ और तशरीहुम बिल एहसान। आज शायद इसलिए पूरी पढ़ रहा है कि शायद कोई बीच में मेरी इमला की गलती हो सकती है। तर्जमा उसका ये है कि तलाक सिर्फ 2 ही मरतबा दें, उसके अलावा या तो उनको इज़्ज़त के साथ रुखसत कर दें या एहसान के साथ और इज़्ज़त के साथ घर रहने दें, उनको इद्दत पूरी कर लें। अगर वो आपको इद्दत के दौरान उनको निकाल देते हैं तो फिर हदीस मुबारक इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। उसमें 2 किस्म की हैं। एक जो है ना मैरिज वाइड होती है, एक वाइडेबल होती है, एक रेगुलर होती है, एक इरेगुलर होती है, एक लीगल है। ये जो शादी है जिस तरह ये खान साहब वाली थी, अगर ये दौरान इद्दत भी हुई है तो ये इलीगल या वाइड मैरिज नहीं है कुरान और सुन्नत के मुताबिक। ये वाइडेबल हो सकती है और उसकी 2 मिसालें हैं जो हदीस और कुरान में दी गई हैं। जैसे इद्दत के दौरान शादी कर ली जाए और विद द फ्लक्स ऑफ टाइम, जो जिसको हम कहते हैं टाइम गुजरता जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो शादी लीगल हो जाएगी, वो रेगुलर हो जाएगी इरेगुलर से। जिस तरह ये एक है कि दौरान इद्दत हुई। इसकी दूसरी मिसाल ये है कि 2 बहनों से शादी अगर कर लेता है कोई शख्स,
तो वो दोनों इरेगुलर मैरिजेस होंगी अनटिल अनलेस दोनों में से एक को डिवोर्स करते तो दूसरी ऑटोमेटिकली विद द अफ्लक्स ऑफ टाइम वो रेगुलर हो गई। जो जिस तरीके से इस कोच को पोर्ट्रे किया गया या चलाया गया है, ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ऑनरेबल जो जज साहब हैं उनको इसको शरई लिहाज से नहीं देखा गया, को कानूनी छोटे छोटे पॉइंट्स बना के उनको ले जाया गया। पिरज़ादा साहब ब्रेक लेनी है, इजाजत है? हाँ नहीं, जरूर जरूर, छोटे से ब्रेक पे जाना है। एक ब्रेक लेते हैं जी। और जो पीरज़ादा साहब कह रहे हैं कि कानूनी एक्सपेक्ट जो था उससे सज़ा दी गई, तो मैंने तो ये पढ़ा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के तमाम कवानीन जो है वो शरीयत के मुताबिक होंगे। अब हमारे आइन का पहला हिस्सा है, तो पता नहीं शायद ये शिक उस टाइम बाहर निकाल दी गई। बहरहाल ये पाकिस्तान है 2,62,00,000 बच्चे जो हैं वो स्कूल का मुंह देख रहे हैं, और करोड़ों बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बका की जंग लड़ रहे हैं, और उनके ऊपर बैठे हुए लोग खरबोपति जो हैं उन नंगे पैर लोगों के लिए ये कहते फिर रहे हैं कि हमसे ज़्यादा आपका कोई खादिम नहीं हो सकता। और हेलीकॉप्टरों में और बड़े बड़े बंगलों के अंदर कहते हैं, वो कार्ल मार्क्स का एक जुमला आपसे शेयर करता चलूँ कि उन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स कहता है कि इलेक्शन ऐसे ममालिक के अंदर ऐसे ही है जैसे मजलूम ये तय करें कि अगले 5 साल की जालिम ने हम पे हुकूमत करनी है। लेट्स सी, एक ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन ट्रांसमिशन में और डिबेट हो रही है पाकिस्तान की सियासत पे, अदलिया पे, और जो जुडिशरी के हालिया फैसले हैं उनको भी खासा तनकीद की निगाह से देखा जाता है। और ये नज़रिया ज़रूरत कब तक पाकिस्तान की ज़रूरत रहेगा? क्या वाकई ही जजेस जब इस मुनसिफ होते हैं, इस सीट पर बैठते हैं, तो क्या वो तमाम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी पसंद नापसंद को बालाए ताक रख के फ़ैसले नहीं कर सकते, या वो किसी की ख़ास सहूलत कारी करते हैं? ये तो अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का और जमहूरियत सो कॉल्ड जिसको हम हमेशा से कहते आए हैं, तो उस पर ही हम बात कर रहे थे। लेकिन कुछ ज़रा इलेक्शन पे भी आ जाएँ, जुडिशरी तो काफ़ी होगी। चौधरी साहब, जो इलेक्शन का सिनेरियो बन रहा है, हम तो हल्के लाहौर डिवीज़न को हमने ज़रा इसमें डिस्कस भी किया, अभी क्या समझते हैं? मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आज इस्लामाबाद से लाहौर आई हूँ, माल रोड में मैंने माजी में भी यहाँ इलेक्शंस बड़े कवर किए हैं, मुझे कोई पीटीआई का झंडा नजर नहीं आया। फिर आप कहेंगे कि पीटीआई की बात करें, हाँ मुझे नून लीग के नजर आए, जमात इस्लामी के नजर आए, दीगर पार्टीज के, पीटीआई का नजर नहीं आया। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं वोटर बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा? पीटीआई का झंडा लगाना लाहौर में जुर्म है। अच्छा, जुर्म है। और अगर रात को कोई फ्लेक्सेस लगती हैं, हाँ। तो 2-3 घंटे बाद कारपोरेशन के ट्रक आते हैं, सरकारी अमला आता है, वो पीटीआई के या आजाद उम्मीदवार जो एफिलिएटेड विद पीटीआई हैं उनके वो फ्लेक्सेस उतारते हैं, उतार के तो वो ले जाते हैं। जबकि मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातों के लगे रहते हैं, वो पैसे उन्होंने फ्री ने। यही सबसे बड़ी वजह है कि इलेक्शन का माहौल नहीं बन पा रहा। जबकि इनको चाहिए ये था कि अगर आप इस इलेक्शन का माहौल बनाना चाहते हैं, दुनिया को अगर आपने दिखाना है कि पाकिस्तान में ये इलेक्शन हुआ है, तो कम से कम लोगों को ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं इसकी इजाजत देते हैं। ये जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो अगर थोड़ा सा 2-4% वो लेवल उधर दे दिया जाता, एक तरफ तो ओवर लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम की हुई है, दूसरी तरफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, तो इसी वजह से आपको लाहौर के अंदर कोई गहमा गहमी नजर नहीं आया बिल्कुल इस इलेक्शन का। हालांकि इलेक्शन के ये दिन जो होते हैं, ये लाहौर में तो मेले का समा होता है, और लाहौरिये बड़ा एंजॉय करते हैं इस सारे प्रोसेस को। अभी यहाँ पे शाम का टाइम है, तो जो दफातर होते हैं उम्मीदवारों के, वहाँ पे वो गैदरिंग शुरू हो जाती है, सब्ज़ चाय चल रही है, खाने चल रहे हैं। ले ये पीछे हमारे ना 2-3 दफातर हैं इधर पीछे, तो मैं कभी गुजरते हुए देखता हूँ, तो वहाँ पे ना 2-3 लोग बैठे होते हैं, वो उसी तरह जिस तरह को मुलाजम वगैरह बैठे हैं, वो जो लोग आके वहाँ बैठा करते थे, सियासी गुफ्तगू करते, वो माहौल मुझे नजर ही नहीं आ रहा। कल रात को मैं ऑफिस से जाते हुए, तो मियां नवाज शरीफ साहब का ऑफिस है, इंतखाबी ऑफिस, ये पुरानी नारकली में, मैं उसके बाहर से गुजरा, तो वहां पे कोई गाड़ियां तो 8-10 खड़ी थी, लेकिन मुझे कोई एक बंदा नजर नहीं आया कि जो वहां पे लोगों से मिल रहा हो, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो। और वो वहां पे कुछ तलक वाले भी लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि मियां साहब का ऑफिस है, कोई गहमा गहमी नहीं? कहता है जी कि वो ऊपर कमरे में बैठे हैं, तो वो ऊपर बैठ के गल हो गई। ये है वजह कि लाहौर के अंदर इंतखाबी माहौल नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अगर इस किस्म के इलेक्शन जिस तरह के हम कर रहे हैं, हमारा क्या मकसद हल होगा? हम पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन चाह रहे हैं,
हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। तो अगर हम इस किस्म के इंतखाब करें, मुझे लगता है कि इसके बाद जो है ना मजीद इंतशार फैलेगा, इसको किसी ने तस्लीम ही नहीं करना। बिल्कुल आपने बिल्कुल आप जो बात करें बजा, लेकिन अभी आपने बिरयानी का जिक्र किया तो बड़ी मीम्स आ रही हैं कि पाकिस्तानी माओं से गुजारिश है 8 फरवरी से पहले अच्छी बिरयानी पकाना सीख लें कि लोग बिरयानी की प्लेट पे बिक ना जाएं। ये जो बिरयानी कल्चर है क्या वाकई लाहौर में बहुत ज्यादा एक्टिव है? चीजें तरक्की करती हैं और किसी दौर में हमने देखा था, मैं भी पॉलिटिकल उसका हिस्सा रहा हूँ, इलेक्शन वगैरह में कहीं ना कहीं किसी के साथ तो खड़ा होना पड़ता है ना, तो मुझे बड़ा मायूसी होती थी उस दौर में, शॉपर छोटे छोटे। लेकिन अब जो नया कल्चर आया कि फर्श के ऊपर बिरयानी फेंक दी जाती है और फिर उसके बाद भरा जाता है, इससे हमारे वोटर्स की और पाकिस्तानी अवाम की औकात का पता चलता है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो हमें किस तरह समझते हैं, हमारी हैसियत क्या समझते हैं। हमारी हैसियत पैसे भी फेंके गए हैं, आपने देखा वो भी। हमारी हैसियत उनकी नजर में ये है, हम वो कीड़े मकोड़े हैं जिनको फर्श के ऊपर खाना फेंक के और कहा जाता है चाट लो इसे, और उसके बाद हम जमहूरियत के खुद को चैंपियन भी कहते हैं और हम कहते हैं कि हमसे ज्यादा रवादारी किसी में नहीं है। बिल्कुल। नौशाद साहब से पूछ लेते हैं, एक तो बिरयानी कल्चर है, आपने कहा ना अभी कुछ देर पहले डिस्कशन में मम्मी डैडी क्लास है, और एक बिरयानी क्लास है जो बिरयानी दिखा के लोगों से वोट भी लेती है। क्या ये इलेक्शन वाले दिन ज्यादा एक्टिव होने जा रहा है? मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बिरयानी हो या आलू गोश्त हो या कोई, इसके साथ टैग करना मुनासिब है ही नहीं किसी भी वोटर को, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो। इस तरह नहीं होना चाहिए, ना इस चीज़ को हमें प्रोपेगेट करना चाहिए। मुझे अफसोस है कि जो डेफिनेशन अवाम के साथ जो गुफ्तगू अवाम के लिए, लेकिन अवाम जाहिर बात है अवामी बात है, हमने कहा जरा अवामी राना साहब ने की है, पता चले असल में देखें क्या होता है इलेक्शन डे पे। देखिए मेरी राय है, देखिए आपको जो है ना इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मेरी राय है, अब गलत भी हो सकती है, आप लोग उसको, आपकी अपनी राय है। मेरी राय ये है कि हमें इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि चावल फेंक दिए जाते हैं और चाट लिया जाए उनको। ये वीडियोस आई है ना, ये आई हैं, फर्ज करे हुआ भी है, हम भी जर्नलिस्ट ना, हमारा कोई काम है, हमारे पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमें उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि हम बतौर जर्नलिस्ट ये समझने से कासिर हैं कि हमें क्या बात करनी है और कब करनी है और कहाँ करनी है, किस मौके पे क्या बात करनी है। हम लफ्जों के सदागर है ना, हमारा काम ही है। तो हमें ये एहतियात बहरहाल बरतनी चाहिए कि हम क्या मैसेज, यानी हम बोलने में एहतियात करें और वो अपने किरदार में एहतियात ना करें। हम अगर बोले और ये कहें कि अवाम की तौहीन हो रही है तो बुरी बात है, और अगर वो फर्श के ऊपर फेंक के खाओ तो वो अच्छी बात है। अगर हम ये कहेंगे इंसान के जमीर की कीमत जो है वो ये नहीं है और वो अपने कीमे वाले नान खिलाएं तो वो अच्छी बात है। अगर हम ये कहें कि इंसान को इज्जत दो तो वो बुरी बात है, और अगर वो वोट को इज्जत दो कह के वोट बेच दे तो वो अच्छी बात है। आपको लगता है कि ये सिर्फ इतना शोर डाल देने से वो ज्यादा समझ आई है किसी? पिछली दफा आपने ज्यादा शोर डाला था, मैंने शायद इससे बात बन जाएगी। शोर डाला था, ज्यादा शोर पाता है, प्रीएम्प्टिवली ज्यादा डाला है। मैंने एहतियातन उस वक्त भी शोर इसलिए डाला था कि आप ये काम ना करें। उस वक्त भी मेरा मौकफ ये था ना कि आप अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल ना करें। आपका हमने देखा ना, हमारा तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप ये तय करेंगे कि हमने क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, आपने हमारे अल्फाज तय करने हैं। एक पहलू और ये भी वक्त आना कि हमने अल्फाज तय करने के कौन क्या बोले क्या नहीं बोले। बिरयानी और खाने के हवाले से ना एक पहलू और भी है। अच्छा, माजी के अंदर हम देखते थे इंतखाबी दफ्तरों के अंदर ना खाने शाने का एहतमाम होता था, देगे शेगे पकड़े चलते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिनको खाने का वो वहां पे आ जाते थे तो वो खाना शाना भी खाते थे। अच्छा, इसको इस नजर में अगर देखें तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि लोगों को खाना अच्छा मिल जाता था, चाय शायद सर्दियों में मिल जाती थी। लेकिन इस दफा वो भी नहीं बन पाया कि वो लोग भी हमें नजर नहीं। पहले मैं बिरयानी पे अपने नुक्ता नजर देना चाहता हूँ। नहीं, बिरयानी का इशू नहीं है। मैं थोड़ा सा आपका ना इज्जत के साथ थोड़ा आपसे बदतमीजी करना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपकी ये बात मान लूँ कि पाकिस्तानी वोटर कोई है, वो सिंधी है, पंजाबी है, बलोची, वो बिरयानी पे वोट देता है और पॉलिटिशियन मुनवर करते हैं, मैं सबको सलाम करूँगा, उनके पाँव चाटूंगा, क्योंकि मेरा तो हाइपोथेसिस ये है कि इस मुल्क में इलेक्शन होता ही नहीं है। बिरयानी से खुआओ या ना खुआओ, मैटर ना, चलो माहौल पे बनता है ना मलक, वो मेले के साथ हूँ मैं जो माहौल तो मैं ये जो ना आप हमारा जो जर्नलिस्ट तबका है ना, ये जो बिरयानी का तवा लगाता है, आप बेसिकली असल बात छुपा रहे हैं। बेनज़ीर सेक्रेटरी राइस कहती है कि वो मैंने 2006 में हमने मुशर्रफ से इसकी मुलाकात करा दी थी।
आसफा जगीर के घर मैं खुद बैठा हुआ था, एक सेनेटर आया, उसने कहा कि कमिंग प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर है। अच्छा 2002 में अगर काफ लीग बने, किसी को शक था कौन हुकूमत में आएगा? जब 2013 में नवाज शरीफ आया, किसी को शक था पाकिस्तान की हुकूमत किसकी होगी? 2018 में मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकता जहाँ मैंने अपना बानी इमरान खान को देखा, इससे ज्यादा तरीके से मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे एक इलेक्शन में शक नहीं था कौन पाकिस्तान में जीतेगा। तुसी बिरयानी बिरयानी डिसाइड नो नॉट एट ऑल। मैं असमा से, क्योंकि ये खुद भी बहुत अच्छी एनालिस्ट है और इनका एक बड़ा कुक भी बहुत अच्छी है बाय द वे। आप मुझे ये बताइए, अगर हम मलक की बात को मान लेते हैं बिल्कुल कि जी ये तो फिर सारा फजूल है, सारा कुछ जो भी हो रहा है, नहीं ये तो बिरयानी और ये चैलेंज करें मेरे से गलत करें, मैंने गलत कहा, हकीकत है। आप देखें ना, आप मुझे ये बताइए, हाँ बात तो सच है बिल्कुल। मुझे इसमें ये बताएं कि अगर हम इसी जगह स्टक अप हो जाएं कि जी वोट की तो कीमत ही कोई नहीं, हैसियत ही कोई नहीं है। अब मैं अगर खुद से मैं कहता हूँ कि जी इनको वोट खरीदा जाता, वोट तो होता है ना, ठीक है ना, तो फिर ये ड्रामा खत्म कर दें। मैंने तो अभी देखिए, अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब के जो दामाद हैं सिंध में, वो खड़े होके कह रहे हैं कि मैं आपको फतवा देता हूँ कि आप ठीक है पैसे भी ले लें, कुरान पे हल्फ भी ले लें, और जो जमात आती है उससे पैसे भी ले लें, खाना पीना भी ले लें, और वोट आप हमें दें। और वो कह रहे हैं मैं आपको फतवा देता हूँ। ये मौलवी है, दाढ़ी इतनी लंबी उन्होंने रखी, सिंध में सोमरो साहब जो है वो उनके दामाद हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अभी नून लीग ने क्या किया, 5-5 हज़ार रुपए दे रहे हैं अता के हल्के, और उधर बदले में उन्होंने उनका दिखा दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि जी ठीक है आप ओथ लें हमसे, और ये बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना। देखिए अगर आपने लोगों को बेसिक अशिया से महरूम रखा है, बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा है, तो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उस तबके को। आप समझते हैं उनको, आप कमजोरी को या 5,000 का नोट दे के या 500 रुपया दे के, 1,000 रुपया दे के उनका वोट खरीद सकते हैं। तो ये एक सोच है सर, ये मैं आप जाहिर बात है कानूनी राय हमेशा देते हैं, तो ये एक सोच है। तो ये सोच जब परवान चढ़ी और कुछ जिन्हें मम्मी डैडी क्लास कहा गया वो सामने आए, तो तनकीद की गई, ये तो मम्मी डैडी क्लास हैं, ये तो वो आपको शायद बेहतर समझते हैं आपके पॉलिटिकल कल्चर को। वो देखें उस वक्त जब अभी जैसे निशात भाई ने बात की, मलक साहब ने, कि जब स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने रेजोल्यूशन रिजेक्ट की तो फिर कोर्ट में इशू गया, तो उससे पहले जो सिंध हाउस की फुटेजेस आई, जो सिंध हाउस में जो हो रहा था, जहाँ पे जाके लोगों ने प्रोग्राम्स किए, उसमें मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं। तो मेरा तो ख्याल मैं सोच रहा था खाम ख्याली निकली कि शायद ये इशू इतना सीरियस है कि अब हमारे, आप वोटर की बात कर रहे हैं, मैं MNA MPs की बात करने लगा हूँ कि अगर वहाँ पे सेल परचेज का इतना बड़ा मेला लग गया है, इतनी बड़ी मंडी लगी है, और उस मंडी के उन दिनों आपने भी प्रोग्राम किए, सब लोगों ने किए, कि हर बंदा चीख चला रहा था ये मंडी लगी हुई है, सिंध हाउस में लगी है, सिंध हाउस में, नोबडी टुक द नोटिस। फखर से बताते थे ये लोग हैं, और वो पार्टी कर रहे हैं, खाने पीने सब चल रहे हैं, और वो अपनी पार्टियों को छोड़ के आए हैं। की बात को मान लें कि जी यार चलो इस बहाने गरीबों को कुछ खाने को मिल जाता था, तो यही अप्लाई अरकान असेंबली में भी हो सकता है कि चलो बेचारों को यार कुछ 20-25 करोड़ मिल गया। वेरी सॉरी, मैं सेनेट की तौहीन नहीं पसंद करूंगा, हमने कौमी असेंबली के अरकान की तौहीन की मैं बराबर करूंगा। दुनिया में एक सेनेट आया जिसमें 36 लोग थे, एक दफा 64 थे। तो दुनिया में मैं कुछ भी पढ़ा, 7वीं मैंने उर्दू बड़ी उर्दू मीडियम में ना जमा किया, ये हमने दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया कि 36 लोग जीत गए। तो हमने, मैं नहीं मानता नुशाद साहब की बात, नुशाद साहब मैं आपको बताता हूँ, 100 में से मैं बताता हूँ, अगर 100 में से 20 लोग एक तरफ हैं तो 80 एक तरफ है, तो 20 जीत सकते हैं। आप पूछें कैसे, बताएं पाकिस्तान आ जाए आप। एक बेस का वाकया है, पहले भी आपको ना इसी बातों पे वो मिल चुकी है, बताने लगे उनको 20 लोग 80 को कैसे हरा सकते हैं। वहाँ पे ना सुबह के टाइम पे जो है ना सिर्फ वो चाय देते थे, चावल देते थे। उन्होंने 80 ने कंप्लेंट की कि नहीं ये नाश्ता जो है ना बिहारी का हमने नहीं करना। वोटिंग हुई, वोटिंग भी 80 और 20 होगी। अब उसकी फर्दर बाइफर्केशन की गई, जो मैसेज आया था उसने कहा कि 80 है तो एक तरफ, लेकिन इसमें से जो है ना 18 उन्होंने कहा कि हमने चाय नहीं पीनी तो हम चावल खा लेंगे। उसने मुकम्मल डिटेल लंबी है थोड़ी करके, तो उसने फिर कहा कि बाकी जितने भी हो 20-20 से कम है तो 20 ही जीते। लेकिन नुशाद साहब बना ली ना, नुशाद साहब मेजॉरिटी तो बनाई ना उसने, मेजॉरिटी रूल बनाया। ये सारा नैरेटिव बन गया, और ये एक बात क्लियर हो गई कि जी वोटों पैसे दिए जाते हैं, खाने खिलाए जाते हैं, खाने असेंबली खरीदे जाते हैं, तो फिर तो हम दायरों के सफर में ही घूम रहे। देखिए बात दायरों के सफर तो हमें पता है, हम वो देख रहे हैं।
जब हम 2018 की बात कर देते हैं, फर्ज करें मैं जब 2018 की आपको एग्जांपल देता हूं, तो 2024 में अगर वही हो रहा है तो दायरे का सफर ही है और तो कुछ भी नहीं है। हमने ये मलिक साहब की बात किसी हद तक दुरुस्त है कि हमें 2008 में भी पता था, 13 में पता था, 18 में पता था, 24 में भी पता है कि क्या मामलात हैं। प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम ये है कि ये सारे का सारा जो प्रॉब्लम है, ये राणा साहब ने और अंदाज से कहा था, मैं बताता हूँ, ये सारे का सारा प्रॉब्लम है वोटर लेवल पे। जब तक हमारा वोटर अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेगा, जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये नहीं है कि आपको फर्ज करें आदम चौधरी साहब आए आपके पास कि जी ये राणा साहब को वोट दे दें, उनकी तरफ से आए कि जी आसमा को वोट दे दें तो हम चौधरी साहब के प्यार मोहब्बत मुंह को जो है वो इनको वोट दें। नहीं, देखिए आइन ने एक जिम्मेदारी मुझ पर दी, मेरे पे ये फर्ज है, जब मैं बगैर सोचे समझे वोट देता हूं, बगैर सोचे समझे ना, किसी के कहने पे या मैं बयानात से या उन, जब तक मैं कारकर्दगी की बुनियाद पर जांच परख के मैं उसको सोच समझ के वोट नहीं दूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपनी जिम्मेदारी से बदयांती कर रहा हूं। जब मैं बदयांती कर रहा हूं तो उसका नतीजा ये निकला है कि होते होते हमारी जो रिस्पेक्ट है अवाम की, जिसके बारे में अभी जज्बाती कलमात कहे राणा साहब ने, कि वो उस सतह तक आ गई कि आज आप बैठ के ये बात करते हैं कि ना उनकी कोई सैंक्टिटी है, ना उनका कोई देने का कोई फायदा है, ना इस प्रोसेस का। अब अक्सर वोटर अब होता ये है, समझदार भी हो गया, वो कहते हैं हम बिरयानी खा लेंगे लेकिन वोट कहीं और बात हो रही है। एक निशाद भाई से भी एक और छोटा सा जिमनी क्वेश्चन है कि जो बात इन्होंने की ये कितने % को पता है? 100 में से 5, 6, 10 से ज्यादा या 15 से ज्यादा। इससे पहले मैं गान थोड़ा सा डाल दूं, ये गलत बात कर रहे हैं। ना ठहर जाए, गलत बात कर रहे हैं, ये फिर डाल के उसकी बात नहीं, सुनो, ठहरो डाल के इसकी बात। मसला जिम्मेदारी वोट गिनने वाले की है, ये फिर सट पा रहे हैं। और पाकिस्तान के लोगों ने हर गली मुकाई जा रही है यार, लोगों ने हमेशा वोट चलिए जी, हमें बिल्कुल जिम्मेदारी वोट गिनने वाले पे है, मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं। उसकी बात है, वोट का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, वोट आप निकले वोट के लिए। बिल्कुल, मैं सबका थैंक यू करेंगे। हम एक न्यूज़ ब्रेक पे जा रहे हैं और वोट के लिए निकले, 8 फरवरी को निकले, और यही हम तो यही अपील कर सकते हैं अपने हक के लिए। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लानी है, हकीकी निज़ाम और गले सड़े इस बुसीदा निज़ाम से आपने छुटकारा पाना है, तो ज़रूर वोट के लिए निकलें। फिर कल को शिकायत ना करें कि ऐसा फैसला आ गया या ऐसा जुल्म हमारे ऊपर हो गया। तो इस जुल्म के खात्मे के लिए ज़रूर वोट के लिए निकलें। न्यूज़ ब्रेक पे जाते हैं, दोबारा आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।